आप सभी बच्चों का सुप्रभातम। आज की कक्षा में आपको ड्रेनेज बेसिन चैप्टर को आगे बताया जाएगा, जहां पर पिछली कक्षा में आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया था। वहीं इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के साथ साथ आज आपको नदियों के द्वारा बनाई जाने वाली कुछ प्रमुख आकृतियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ गंगा रिवर सिस्टम के बारे में भी आपको बताया जाएगा, उसमें पूरा नहीं, उसके कुछ अंश। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। जैसा कि आपने देखा, यह सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, जिस कारण से इस नदी पर दोनों का अधिकार है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के सरकार के बीच 1960 में इसके जल को लेकर एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिस संधि को सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि की यदि हम चर्चा करें तो पाएंगे कि इस संधि के द्वारा ज्यादा लाभ पाकिस्तान को ही दिया गया। इस संधि के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय हुआ कि भारत इसके जल का केवल 20% हिस्सा उपयोग में लाएगा और बाकी 80% हिस्सा का उपयोग सिंधु नदी के पानी का पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। यह 20% पानी जो भारत उपयोग में लाएगा, इसका हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य सिंचाई के रूप में करेंगे। और तब से लेकर आज आप सुन रहे हैं, कई बार भारतवर्ष में पाकिस्तान के साथ खराब संबंधों को लेकर इस रिवाइव करने की, पुनर्विचार करने की चर्चा बराबर उठती रही है। अब आइए जानते हैं नदियों के द्वारा बनाई जाने वाली आकृतियों के बारे में। नदियों के जीवन काल को 3 खंडों में बांटा गया है। नदी का पहला काल जो है वह शैशवा काल, या आप कह सकते हैं जवानी का काल है, जहाँ नदियाँ पहाड़ी इलाकों में बहती हैं। वहाँ नदियाँ चंचल और शोक होती है, उसकी जलधारा में ज़्यादा तीव्रता होती है। इस कारण नदी इस इलाके में गॉर्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है, जो एक गहरी घाटी के रूप में और खड़ी दीवार वाली घाटी के रूप में होती है। जैसा इंडस रिवर के द्वारा इंडिया में कैनियन का निर्माण किया जाता है, गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ नदी इस इलाके में, यानी पर्वतीय इलाके में भी शेप्ड और आई शेप्ड वैली का भी निर्माण करती है। आई शेप्ड वैली, जब दोनों सिरा नदी की किनारा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, खड़ी ढाल वाली होती है, तो वह आई शेप्ड वैली होती है। और जब तली संकीर्ण होता है और ऊपर का इलाका चौड़ा होता है, भी आकार की होती है, तो वह आकृति भी शेप्ड वैली के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ नदी यहाँ पर वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जैसा कि आपने भारत के कई नदियों के जलप्रपातों के बारे में सुना है। दूसरी अवस्था में नदी, यानी गृहस्थावस्था में, प्रौढ़ावस्था में नदी मैदानी भागों में पहुंचती है, जहां पर उसकी जलधारा धीमी होती है। वहां पर आकर के नदी फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है, मिंडर्स का निर्माण करती है। मिंडर्स को गोखुर लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नदियाँ इस इलाके में पुरानी जलधारा को छोड़कर नई जलधारा बना लेती है, वह नए रास्ते बना लेती है। तो वह नया रास्ता जो होता है, जो गाय के खुर की आकृति का होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक के नाम से भी जाना जाता है। फिर नदी की वृद्धावस्था जो होती है,
वह डेल्टा की अवस्था होती है, जहाँ पर नदी समुद्र या महासागर या झील से मिल जाती है, वहाँ पर वह डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह नदियों के द्वारा बनाए जाने वाले ये प्रमुख आकृतियाँ हैं। अब आइए हम गंगा रिवर की चर्चा करते हैं, गंगा रिवर सिस्टम की। तो गंगा रिवर हिमालय के गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को बहते हुए यह गंगा नदी में वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यह। इस दौरान गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और इस दौरान गंगा नदी में कई सहायक नदियां आकर मिलती है, जिनमें से कुछ उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं और कुछ दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं। उत्तर से आकर मिलने वाली नदी में कोशी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, आदि आदि नदियां मिलती है। जबकि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां जो है वह सोन है, चंबल है, केन है, बेतवा है, पंचेत, मैथन, बराकर है आदि जो आकर इसमें मिल जाती हैं। इस तरह इन नदियों के द्वारा गंगा बेसिन का निर्माण किया जाता है। पुनः इससे संबंधित, गंगा बेसिन से संबंधित अन्य बातें अगली कक्षा में आपको बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।